Yes, champs, welcome to EduSwap, the Comet Scrap. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल का अभी 11th अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, आज हम उसे डिस्कशन करेंगे पूरे पेपर को और एमसीक्यूज पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बच्चों का कहना है कि सर इसके अंदर जो एमसीक्यूज थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। ओवरऑल जो पेपर है, पेपर का लेवल जो है वो सिंपल पेपर आया हुआ है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी ईजी है, फाइनल अकाउंट का भी ईजी है। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज पोर्शन में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आई है, आज हम इसका एमसीक्यूज पोर्शन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यूज जो थे उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। which qualitative characteristics of accounting information is reflected if financial statement prepare using the same accounting principles over different year? अगर अकाउंटिंग यानी फाइनल अकाउंट बनाते टाइम अगर हम सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कौन सा क्वालिटेटिव अकाउंटिंग का जो है करेक्टरिस्टिक्स वो माना जाएगा कि इसमें फॉलो हुआ है। तो जब हम डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो फिर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो कंपेयर नहीं हो पाती, और अगर हम सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो फिर जो हमारी अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ईजिली कंपेयर हो जाती हैं। तो इसीलिए जो इसके अंदर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजिली कंपेयर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं, क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दूसरे वाले से। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट होता है, आपको पता है ये पर्सनल अकाउंट है। परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। लैंड लैंड जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। अब कोई सा भी ऑप्शन मैच कर लो। ए थर्ड से मैच कहाँ पे हो रहा है, ए थर्ड ये मैच हो रहा है, बी से सेकंड ये मैच हो रहा है, सी से फोर्थ ये मैच हो रहा है, और डी से ये, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। जिसने ऑप्शन सी लगाया है वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कस्टमर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू द सेलर देन सेलर विल इशू। अगर एक कस्टमर सेलर को गुड्स रिटर्न कर देता है तो यहाँ पे सेलर को पैसे देने हैं, यानी यहाँ पे सेलर की लाइबिलिटीज है, उसको पैसे पे करने हैं या फिर उसको गुड्स देने हैं दोबारा से। तो इस केस में जो सेलर प्रिपेयर करेगा वो क्रेडिट नोट को प्रिपेयर करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रवि वांट टू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक और ही विल प्रिपेयर। अगर कैश को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर तो कौन सा वाउचर यहाँ पे प्रिपेयर करा जाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन डी होता है। जो बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपने पढ़ा होगा पेन स्लिप होती है, उसमें हमें फुलफिल करके देने होते हैं जितने भी हमें कैश डिपॉजिट करवाना है बैंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड इज डेबिटेड। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है बट नॉट पेड तो उसकी एंट्री पास होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये एंट्री पास होती है। तो डेबिट पूछ रहा है, डेबिट किसको करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सी ऑप्शन है, इंटरेस्ट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सेल ऑफ चेयर बाय एमएस ग्रुप, अ डीलर इन ए फर्नीचर टू कमल 1,08,000 रुपए इज रिकॉर्डेड इन, कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल ऑफ चेयर बाय एमएस ग्रुप अ डीलर इन फर्नीचर टू कमल। तो इसके लिए ये गुड्स हैं, तो अगर ये गुड्स हैं और ये सेल कर रहा है तो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, सेल बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टिंग इन इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम इंश्योरेंस पेड करते हैं, क्या कहते हैं, एडवांस कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो कैश कम हो जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस से एसेट इंक्रीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एसेट इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज एसेट हो जाएगी, और डिक्रीज इन अनदर एसेट, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बतानी है, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच विल बी गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। फिक्स एसेट आर दोज नॉन करेंट एसेट्स विच आर हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये इनकरेक्ट है। फिक्स एसेट्स वो भी होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो भी फिक्स एसेट में कंसीडर करी जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली बात लिखी हुई है। तो फिक्स एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हैं वो भी फिक्स एसेट होती हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इंटेंजिबल एसेट वो भी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है।
करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड्स होते हैं ऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नॉन करंट एसेट आर परचेज टू रिसोल्ड, नॉन करंट एसेट्स को बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए एक्वायर करा जाता है, रीसेल करने के लिए नहीं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड यही करेक्ट होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेगुलर रिसिप्ट जो होती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर आपका सर्विसेज का कोई चीज आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके पास जो भी पैसा आता है सर्विस देके, सर्विस रेंडर करके, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेच कर मशीनरी को सोल्ड आउट करना, यह रेगुलर रिसिप्ट नहीं होती, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो ये गलत है। रिसिप्ट ऑफ कमीशन और इंटरेस्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है, रेगुलर रिसिप्ट, तो जिसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा नॉट नहीं, इसमें नॉट लिखा हुआ है और ये नॉट है। अ ट्रांसफर वाउचर इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट, आंसर इज नो, ये गलत है। ट्रांसफर वाउचर नॉन कैश वाउचर के लिए यूज होता है, जिसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो रीजन ठीक है यहाँ पे। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, नो, असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही ट्रांसफर वाउचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक बिजनेस ने परचेज करी है मशीनरी 30,000 रुपए की, यहाँ पे मशीनरी पे करी है, मशीनरी के लिए पे करें 1 अप्रैल 2023। द मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड 30% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, द मशीनरी वॉज सोल्ड, यानी कि यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो यानी 2 साल यूज करने के बाद बेच रहे हैं। तो पहले साल का डैप अगर मैं 30% लगाऊं तो ये 9,000 रुपये डैप आ जाएगा। तो 9,000 के बाद जो वैल्यू बच रही है वो बचेगी 21,000, क्योंकि WDV से लगाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 30% लगेगा, तो ये आ जाएगा 6,300 रुपये, और 6,300 लगेगा तो ये आ जाएगा 21,000 का 30% माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 14,700। तो 2 साल के बाद इसकी ये वैल्यू बचेगी। हम इसको कितने का बेच रहे हैं, 12,750, 12,750 में हम इसको सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, 12,750, तो ये आ जाएगा 1950। अब एक बात बताओ, सामान हमारे पास है 14,700 का और 12,750 का हम सामान को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस है। लॉस कितने का है, लॉस है 1950, तो 1950 का लॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो आपको भी पता है वो P&L अकाउंट में जाता है, P&L के डेबिट साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट, इसमें से कौन सी ऐसी एरर है जो रेक्टिफाई होगी सस्पेंस अकाउंट से। सेल रिटर्न, इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे तो सेल रिटर्न की एंट्री पास हो जाएगी सिंपली। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीष हो जाएगा, इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेल रिटर्न बाय मनीष, 3,000 से ट्रांजैक्शन हमने करी है पर उसको रिकॉर्ड कर ली कितने से, 3,300 से, तो उसका रिवर्स कर देंगे 300 रुपए से, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। मनीष, सेल रिटर्न बाय मनीष 3,000 रुपए से, उसको रिकॉर्ड कर लिया 300 रुपए से, तो 2,700 से रिवर्स होगा इसका, ठीक है। तो इसमें भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। सेल रिटर्न बाय मनीष 3,000 रुपए नॉट पोस्टेड टू द मनीष अकाउंट, यानी कि जब हमने सेल करी है तो यहाँ पे सेल रिटर्न बाय मनीष, तो हमें एंट्री पास करनी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीष, यहाँ पे 3,000 रुपए से और 3,000 रुपए से ये करेक्ट एंट्री पास करनी थी, पर हमने मनीष के अकाउंट में क्या करा है, मनीष के अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा है। तो यानी कि हमने सेल रिटर्न में तो सेम अमाउंट लिखा है 3,000 रुपए, और मनीष के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा है, पोस्ट नहीं करा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस कितने से, 3,000 रुपए से, तो डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। पोस्टिंग 8950 एज 9850 टू द डेबिट साइड ऑफ द एग्जांपल ऑफ, एक इसका एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। कमीशन होती है, कमीशन ओमिशन तो भूलना होती है, और कॉम्पनसेटिंग के लिए 2 एरर होना जरूरी है, तो अमाउंट और अकाउंट में कोई गलती होती है अदर देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर ऑफ कमीशन मानी जाती है। तो यहाँ पे अमाउंट की गलती है, तो एरर ऑफ कमीशन के अंदर ये रेक्टिफिकेशन कवर होती है। निखिल हु वुड 12,000 रुपये
इंसॉल्वेंट हो गया, यानी 80% इन रुपी वाज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, जर्नल एंट्री क्या पास होगी? हमें 12,000 रुपये का सिर्फ 80% रिसीव हो रहा है, तो 96 हमें रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। हमें निखिल से पैसे लेने थे, निखिल से सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा 12,000, और जो पैसे नहीं दे पा रहा वो हो जाएगा बैड डेट्स। तो 12,000 नहीं दे पा रहा, तो ये आ जाएगा 2,400 रुपये से ये बैड डेट्स हो जाएगा। तो करेक्ट एंट्री जो होगी वो इसकी होगी 96 बैड डेट, तो ये इसकी करेक्ट हो जाएगी। वो 80%, ये 80% आ गया, ये 20% हो गया, और ये हो गया 100%। 100% मतलब 1.00, तो ये एंट्री इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रीना परचेज कर रही है गुड्स 25,000 के, विच अकाउंट फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड? गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, परचेज अकाउंट एकदम सही आंसर है, ये तो कोई क्वेश्चन बहुत ईजी था। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट प्रिपेयर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि डबल एंट्री फॉलो नहीं करते, तो सिंगल एंट्री, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। आंसर इज नो, इनकम टैक्स अथॉरिटी इसका अप्रूवल नहीं देती, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूजिंग सिंगल, ये ठीक है। एक अमाउंट 18,000 रुपए का विड्रॉ बाय बैंक फ्रॉम बैंक बाय प्रोप्राइटर फॉर ऑफिस यूज वॉज डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट वाइल रेक्टिफाइंग डैश अकाउंट, कितना होगा? अगर आपने यहाँ पे ऑफिस के विड्रॉल के लिए पैसे निकाले हैं, तो आपकी एंट्री पास होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गई बात? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने एंट्री पास कर दी ड्राइंग टू बैंक। तो क्रेडिट में तो कोई गलती है नहीं, सारी गलती है डेबिट में। तो कैश को आप डेबिट करोगे, कैश को, और ये आपने ड्राइंग को गलती से डेबिट कर दिया यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में, तो उसको क्रेडिट करोगे। तो जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे पूछा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ रेक्टिफिकेशन की जो कुछ एंट्रीज के बारे में पूछ रहा है। एक क्रेडिट सेल करिए 2,500 रुपये सुरेश को, तो अगर एक हमने सुरेश को सेल करा है तो एंट्री पास हो जाएगी सुरेश अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, इधर आ जाओ। सुरेश डेबिट हो जाएगा, सुरेश टू सेल्स, कितना? 2,500, 2,500। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और हमने क्या करा, पास थ्रू द परचेज बुक, हमने उसे परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया, यानी कि एंट्री हमने कर दी परचेज 2,500, 2,500 टू सुरेश, ये एंट्री हमने पास कर दी। सुरेश 2,500 से। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें बनानी है। आराम से देखो जरा, पहले डेबिट को कंपेयर करो। हमें सुरेश को डेबिट करना था, सुरेश को हमने डेबिट करना था, क्या यहाँ पे हमने करा हुआ है सुरेश को डेबिट? नहीं, तो पहले सुरेश को डेबिट कर देंगे। सुरेश को डेबिट करेंगे 2,500 से। परचेज को हमने फालतू में यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो इसे हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। आपने क्लास में पढ़ा होगा, इसका एलिमिनेशन होता है। 2,500 से डेबिट रेक्टिफाई हो गया। क्रेडिट, सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्या आपको क्रेडिट में कहीं सेल दिख रहा है? आंसर इज नो, तो हमें सेल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 2,500 से। यहाँ पे सुरेश को क्रेडिट नहीं करना था, हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री में, पर इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, यानी इसको एलिमिनेट करने के लिए डेबिट करेंगे। सुरेश का ऑलरेडी डेबिट है, तो वहीं पे ऐड कर देंगे कितना, 2,500। तो सुरेश हो जाएगा 5,000 से डेबिट टू ये परचेज और टू सेल्स। तो सुरेश 5,000 से यहाँ पे हो रहा है, 5,000 से डेबिट हो रहा है, सेल 2,500 से, और ये, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? इसमें से कौन सी चीज, यानी इंक्रीज, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि इस तरफ जो भी होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है हमारा, डेबिट साइड के किसी भी एलिमेंट को आप इंक्रीज कर दोगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। तो ओपनिंग ओवर वैल्यूएशन, आपको क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपए का था, आप 1,500 रुपए दिखाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इससे जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
अंडर वैल्यूएशन, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक होता है यहाँ पे। अगर इसको बढ़ा के दिखाओगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होकर दिखेगा, इसको घटा के दिखाओगे क्योंकि ये क्रेडिट साइड होती है यानी इनकम साइड होती है। क्लोजिंग स्टॉक को अगर इंक्रीज करके दिखाओगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होकर आएगा, डिक्रीज करके दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होकर आएगा। तो यहाँ पे हमने अंडर वैल्यूएशन कर रखा है तो ये प्रॉफिट डिक्रीज होकर आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी क्रेडिट में अगर मैं इंक्रीज करके दिखाऊंगा तो वो क्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ट्रांसफर टू। डेप्रिसिएशन की एंट्री ये पास होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, या तो ये एंट्री पास होती है या फिर अगर आप मेंटेन कर रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो ये एंट्री पास होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दो एंट्री पास होती हैं, पर दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन क्या हो रहा होता है, डेबिट हो रहा होता है। दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा होता है, तो इसको क्लोज करते हैं हम पी एंड एल से। अगर आपने पढ़ा हो तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री पास हो जाती है जिससे ये डेप्री से क्रेडिट कट जाता है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो इससे कट जाएगा। तो ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। हमें ट्रांसफर करना है डेप्रिसिएशन को, ट्रांसफर कहाँ पे होता है, वो पी एंड एल के अंदर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ ए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर हमने 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है और प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए, अगर टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 10,000 रुपए का पे करा हुआ है, ठीक है, और उसमें से जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं उसमें से प्रीपेड कितने का है, 2,000 रुपए का, तो पी एंड एल के अंदर कितने जाएंगे, 8,000 रुपए जाएंगे। आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ रखा होगा, जो एडवांस होता है वो बैलेंस शीट में जाएगा और जो ये होता है वो पी एंड एल के डेबिट साइड में जाएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 10,000 रुपए का एंड प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है कि हमने 2,000 रुपए क्या करें, पे कर दिए हैं आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 36,000 रुपए, 2/3 ऑफ द एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड। तो पी एंड एल में कितना जाएगा, अगर अगर टोटल है 1 तो 1 में से 2/3 अनएक्सपायर्ड है, तो एक्सपायर्ड कितने हैं, 1/3। तो अगर 36,000 रुपए का 1/3 पी एंड एल में चला जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है, मैं तो आपको इधर से समझाता हूं। देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है 1 में से 2/3 तो अनएक्सपायर्ड है, तो एक्सपायर कितना है, 1/3। तो 1/3 जो एक्सपायर है वो पी एंड एल में जाएगा। तो 36,000 रुपए का 1/3 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 2 12,000। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स लाइक फिक्स एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये असर्शन ठीक है कि परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स के अलावा लाइक फिक्स एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। जनरल प्रॉपर इज सब्सिडरी बुक, जनरल प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स नहीं होती, वो अलग स्पेशल जर्नल, वो क्या होती है, जर्नल होती है। जनरल प्रॉपर का मतलब वो होता है जो सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन नहीं जाती, वो किस में जाती है, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स नहीं होती, तो ये जो रीजन है वो गलत है। आगे चलते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, असर्शन यहाँ पे करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आती है, आउटस्टैंडिंग आते हैं, क्रेडिटर्स भी आते हैं, बिल रिसीवेबल नहीं आते, अनअर्न इनकम यानी एडवांस कमीशन, ये लाइबिलिटीज को ट्रीट करते हैं इसे। तो ऑप्शन ए 3rd और 4th, 1/3 4th है कहीं, 1/3 4th, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक वाइल कैश बुक विल बी रिमेन अनअफेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पासबुक में और कैश बुक में, यानी कि पासबुक कब इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट जब बैंक अलाउ करेगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो पासबुक को इंक्रीज कर देगा, और हमें तो पता ही नहीं है तो हमारी कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो सकता है डायरेक्टली डिपॉजिट, एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे हमारे पास डिपॉजिट करवा दिया, उसमें भी पासबुक बढ़ जाएगी, हमें तो पता ही नहीं है। बोथ ए एंड बी, यस बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का मतलब होता है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक होता है इंटरेस्ट बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट को डिडक्ट करा, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे अगर अलाउड है, बैंक अलाउ कर रहा है यहाँ पे,
तो हमारी कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और डायरेक्टली कस्टमर अगर हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराया तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारे को पता नहीं है और हमारी कैश पासबुक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों ही केस में जो है पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका और पार्ट भी है, और पार्ट देखते हैं। राम एक कैश सेल करता है 2,50,000 और क्रेडिट सेल कर रहा है 150। हीज एक्सपेंसेस 50,000 रुपये आउट ऑफ 10,000 रुपये येट टू बी पेड, यानी जो कैश एक्सपेंसेस है वो 40,000 है। राम इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस पे हमें बतानी है। तो कैश सेल में से एक्सपेंसेस पेड माइनस कर दो, तो आपकी जो कैश सेल है वो है 2,50,000 माइनस कैश पेड, कितना आपने कैश पे करा है, टोटल है आपका 50,000, 10,000 रुपये भी आपको पे करने हैं तो आपने यहाँ पे पे करा है 40,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000। तो 2,10,000 जो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन था, ये जर्नल का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। ट्रायल बैलेंस बनाना था, इतना सिंपल क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का था। ये क्रेडिट बैलेंस होती है लाइबिलिटीज, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लॉस होता है, फिक्स एसेट का डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट पेड का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। इतना सिंपल क्वेश्चन था ट्रायल बैलेंस का। अकाउंटिंग की लिमिटेशन थी, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, क्लासिफाई करना था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। फिर एक ये कौन सा क्वेश्चन है, ये यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ फेयर सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्लास में कितनी बार बता रखा है कि ये 3 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आते हैं जिसमें नया ओल्ड प्रोविजन दे रखा होता है, बैड डेट्स दे रखे होते हैं, एडिशनल बैड डेट्स दे रखे होते हैं, और हमसे वो नया प्रोविजन बनवाना होता है फर्दर बैड डेट्स को देके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसमें क्या बनाना है, इसके अंदर हमें नेट सेल बतानी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना था, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बताना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे थे, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना था, जीपी आ जाएगा, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता। बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन आया था, और डिस्पोजल का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर आपने डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा था। 1 तारीख को ही खरीद रहा है और 1 तारीख को ही वो बेच रहा है, और यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं और एक एडिशनल परचेज और कर रहा है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये एमसीक्यूज पूछ रहा है रेक्टिफिकेशन के, कुछ रेक्टिफिकेशन का केस स्टडीज बना के ये एमसीक्यूज में इन्होंने डाल दिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इसका आंसर होगा एमसीक्यूज बेस में। ये कैश बुक का क्वेश्चन था, और 3 फीचर हमें सिंगल एंट्री के बताने थे, कैश और क्रेडिट में डिफरेंस आ गया यहाँ पे, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल बताने थे। ये था फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा था, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटेड एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर बट नॉट एंट्री हैज बीन पास। तो अब सिंपल सी बात है, परचेज से कम हो जाएगा ये और पीएनएल में चला जाएगा डेबिट साइड में। 80% कमीशन अर्न वाज रिसीव एंड क्रेडिटेड टू द कमीशन अकाउंट। 80% कमीशन हमें 80% कमीशन अर्न करी है और रिसीव हुई है, एंड क्रेडिट कमीशन टू कमीशन यहाँ पे कितना दे रखा है, कमीशन है क्या यहाँ पे, ये कमीशन है, ध्यान से सुनना। ये क्या है, कह रहा है हमें जो कमीशन रिसीव हुई है और क्रेडिटेड टू द कमीशन अकाउंट, ये कमीशन है 80%। तो यानी कि 12,000 रुपये अगर ये 80% कमीशन है तो कितनी कमीशन 20% एक्रूड हो गई, मतलब जो कमा ली। तो 100% कमीशन कितनी होगी, अगर मैं बताऊँ 12,000 रुपये अगर 80% कमीशन है तो 100% कितनी होगी 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये टोटल कमीशन बनती है। 15,000 रुपये अगर टोटल कमीशन बनती है तो जिसमें से रिसीव 80% हुई, मतलब 12,000 रुपये। तो कितनी कमीशन अभी रिसीव होना बाकी है, इसकी अभी रिसीव होना यानी स्टिल टू बी रिसीव कितनी है 3,000 रुपये। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगी कि हम इसको कमीशन से कितना लिखेंगे, बाय कमीशन लिखेंगे 12,000 रुपये, एक्रूड कमीशन जो हमें रिसीव करना बाकी है 3,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये। और जो कमीशन रिसीव होना बाकी है 3,000 रुपये, तो उसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में एक्रूड कमीशन के नाम से 3,000 रुपये। दिस इज द करेक्ट एडजस्टमेंट। ठीक हो गई यहाँ तक बात। ओवरऑल पेपर बहुत सिंपल था गवर्नमेंट स्कूल का। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अभी तक अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इससे एमसीक्यूज कवर कर सकते हो, और 2 पेपर का पहले ही एनालिसिस करवा के पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।